नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव के मेरे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में भारतवासी लोकतंत्र के उत्सव में पूरी तरह से मग्न हैं। चूँकि देश में 18वीं लोकसभा के लिए मतदान पड़ रहे हैं, कुल 543 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक निरंतर 7 चरणों में मतदान होने जा रहा है, जिसका पहला और दूसरा चरण मुकम्मल हो चुका है। आगामी तीसरा चरण और चौथा चरण, फिर पांचवा, छठवां, सातवां चरण, इस तरीके से 1 जून तक ये 7 चरण मुकम्मल होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच तीसरे चरण के पूर्व ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को लेकर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष भी है, आरिफ नसीम खान, उन्होंने प्रचार समिति से ये कहकर त्यागपत्र दे दिया है कि इसमें महाविकास आघाड़ी में, खास करके महाराष्ट्र में, मुस्लिमों को मत तो कांग्रेस को जा रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहा है, लेकिन मुस्लिम नेताओं को वहाँ इस पार्टी ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो चल रही है, जो गठबंधन है, उसमें बराबरी की हिस्सेदारी नहीं दी है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद के मुख्य संयोजक प्राचार्य डॉक्टर असलम बारी साहब। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बारे में उनके क्या ख्यालात है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी दिनों से कार्य करते आ रहे हैं। तो बारी सर, आपका स्वागत है लोकमंच वक्तालाई में। आप ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे वो कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने प्रचार समिति से ये कहकर त्यागपत्र दे दिया है कि पार्टी ने, विशेषकर कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन की जो घटक दल है कांग्रेस ने, उसने मुस्लिम जो पार्टी से जो जुड़े हैं उनको बराबरी की हिस्सेदारी नहीं दी, क्योंकि एक नुमाइंदी नहीं दी, उम्मीदवारी नहीं दी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल? देखिए, नसीम आरिफ खान साहब ने प्रचार पद से इस्तीफा दिया है और जिस मुद्दे पे दिया है, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुस्लिम आदमी को टिकट नहीं दिया है। इस आधार पे उन्होंने त्यागपत्र दिया है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, मेरी नज़र में उसके 2 भाग बनते हैं। पहला भाग ये है कि पार्टी ने मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था। उन्होंने वेट किया, पहला चुनाव हुआ, दूसरा हुआ, और आने वाले जो 7 पार्ट बचे हैं, तब तक उनको लग रहा था कि कोई आदमी को टिकट मिलेगी। खास करके वो मुंबई के बारे में सोच रहे थे कि टिकट मिलेगी। उनको टिकट नहीं मिली, टिकट उनका कट गया, इसलिए उन्होंने प्रचार पद से त्यागपत्र दिया है। बात यह है कि किसी मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि वो कार्याध्यक्ष है। इसकी मुहिम उन्होंने, जब ये प्रचार यंत्रणा शुरू हुई, विभागों को बांटना, टिकटों को बांटना, पार्टियों में तीनों में तालमेल बिठाना, उसी समय से उन्होंने ये मांग करनी चाहिए थी। चाहे थोरात जी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, या नाना भाऊ हो, उस समय अपने पार्टी में उन्होंने कहना चाहिए था कि भी अपने पार्टी ने देना चाहिए। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी के वोटों की जो अपेक्षा की जा रही है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई मतदाता विश्वसनीय है इस समूह के साथ में, महाविकास आघाड़ी के साथ में, तो मुस्लिम समुदाय है। वोट देने वाला है, ये इनको पक्का मालूम है। तो इस समय इन्होंने, तीनों भी पार्टियों ने, कम से कम एक एक उम्मीदवार जरूर देना चाहिए था। जहां तक हम सोचते हैं कांग्रेस की बात या उसके अलावा शिवसेना की बात, तो बात ऐसी है कि शिवसेना का इतिहास सब लोग जानते हैं कि उनका अभी तक मुस्लिम के बारे कैसा रवैया रहा है। जब आघाड़ी सरकार बनी उस समय भी फडणवीस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया था। उस समय उद्धव जी ने वो आरक्षण को लागू करना था, उन्होंने नहीं किया। उद्धव जी ने जाते जाते शहरों के नाम बदले। इन सब के बाद भी मुस्लिम समुदाय उद्धव जी के प्रति सहानुभूति रखता है। इसलिए उद्धव जी का बड़ा कर्तव्य था कि उन्होंने बड़ा दिल करके मुस्लिम समाज को टिकट उन्होंने देनी चाहिए थी, 1-2 टिकट जरूर देनी चाहिए थे, उन्होंने नहीं दी। जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी को भी कहा गया था कि आप मुस्लिम समुदाय को एक टिकट दीजिए, लेकिन उन्होंने भी नज़रअंदाज किया। और कांग्रेस ने तो किया ही है। कांग्रेस के पास में उम्मीदवार थे, लोग थे, तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जहां तक मुस्लिम नेताओं की बात है, उन्होंने इस बात को पहले उठाना चाहिए था। पहले ये खामोश रहे, और जब खुद का टिकट कट गया तो मुस्लिम मुस्लिम करने लगे। तो ये इनका नज़रिया गलत रहा। लेकिन जो उन्होंने मांग उठाई है वो बिल्कुल सही है, और इन सभी जितने भी मुस्लिम नुमाइंदे हैं, सब ने मिलकर अपने अपने पार्टी पर प्रेशर डालना चाहिए था। वो नहीं हुआ है। निश्चित रूप से इसका इफेक्ट समाज पर होगा, आने वाले इलेक्शनों पर भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में
अनधिकृत रूप से बिना कहे, जो जिसको सर्टिफाई नहीं है, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में 17% मुस्लिम रहता है और सरकार अधिकृत रूप से कहती है कि 15% मुस्लिम है। जब 2-3% वालों को आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो 17% वाले मुस्लिम समाज को आप क्यों नहीं देते हैं? अनेक महाराष्ट्र में विदर्भ का एरिया हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे मुंबई का हो, जहां 25 से 30% तक मुस्लिम लोकसभा क्षेत्रों में रहता है, तो आपने वहां पर जरूर देना चाहिए था। लेकिन किसी भी महाविकास आघाड़ी के दल ने उन पे ध्यान नहीं दिया, उनको नज़रअंदाज किया गया है। निश्चित रूप से समाज में एक गलत मैसेज गया है और उसका कुछ पार्टियों ने उसका गलत यूज़ भी किया है कि भैया आपके वोट ले रहे हैं लेकिन आप कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे। जब राहुल जी ये कहते हैं कि भैया जनगणना होनी चाहिए, जातियों के आधार पर होनी चाहिए और हर समाज को उसका न्याय मिलना चाहिए, तो जब क्लियर कट है कि महाराष्ट्र में 17%, 15% ये समाज है, तो इसको आप शून्य हिस्सेदारी क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? क्यों दे रहे हैं आप? आपको इसके हिसाब से कम 6 से 7 सीटें आपने देनी चाहिए थी, तो वो उन्होंने नहीं दी है। तो इसलिए स्टेज पे बात कहना अलग है और ग्राउंड पे काम करना अलग है। अब मुस्लिम समाज ये चाहता है कि ग्राउंड लेवल पे हर पार्टी ये दिखाए कि भाई सही में इस समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि इस समाज की जो प्रॉब्लम है, सामाजिक आर्थिक विकास, इस पर कोई भी पार्टी बात नहीं करती है। उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर करना चाहिए। मोदी जी कुछ भी कहे, वो विरोध में बात करते हैं, वो गलत बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। तुष्टीकरण नहीं बल्कि मुस्लिमों के साथ अन्याय होता है, पक्षपात होता है। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, आप ढूंढ कर भी आपको मुस्लिम दिखता नहीं है। हायर एजुकेशन में मुस्लिम दिखता नहीं है, गरीबों में मुस्लिम है, पिछड़ों में मुस्लिम है, स्लम में मुस्लिम है, फिर इसका विकास कौन करेगा? ये सब भारत के नागरिक है। सिर्फ राजनीति के लिए मुस्लिम शब्द का गलत उपयोग करके कुछ पार्टियां गलत इस्तेमाल कर रही है, लोगों को भड़का रही है, तो उसका जवाब दूसरी पार्टियों ने भी देना चाहिए। और ये संविधान कहता है कि जो भी उपेक्षित है, जो भी वंचित है, उसको उसका न्याय मिलना चाहिए। तो जब ये समाज उपेक्षित है तो इसको हर क्षेत्र में न्याय देना ये हर एक का कर्तव्य है और उन्होंने निभाना चाहिए। देखिए सर, जो ना आपने जो बात करा है, अभी कहा कि यानी न्याय देना चाहिए, ये तो एक अलग का पार्ट है। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी दल जो है, ये तो इंडिया गठबंधन में तुम्हारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी, शरद पवार गुट, तुम्हारी शिवसेना भी, उद्धव बाला साहब ठाकरे हो गया, कांग्रेस भी है, और भी जो दल है इसमें शामिल। तो इसी में का एक दल ने, उसके एक नेता ने शरद पवार के सामने ऐसी चर्चा है कि ये बात रखी थी कि तीनों दलों ने, जो अभी आपने कहा था कि एक एक टिकट देना चाहिए करके, लेकिन ये जो मुसलमानों की बात करते हैं और एंड टाइम पे जो ये रहता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ ठगबाजी हो रही है? बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, किसी पर्सनल काम से, पार्टी के काम से और जनरल बातों के लिए मैं खुद, डॉक्टर असलम बारी, मैं खुद पार्टी के एनसीपी के वरिष्ठ नेता जनाब नसीम सिद्दीकी साहब और हमारे 1-2 लोग हमारे साथ में थे, हम लोगों ने ये क्लियर कट, नसीम सिद्दीकी साहब ने क्लियर कट आदरणीय शरद पवार साहब से बात की थी कि साहब आप बड़े हैं, आप तजुर्बेकार हैं, आपको सारी चीज़ें मालूम है और महाविकास आघाड़ी के एक प्रकार से आप नेता है, आप महाविकास आघाड़ी के सभी दलों से बात करो और कम से कम 3 टिकटें मुस्लिम समाज को मिलनी चाहिए। हर पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक एक सीट मुस्लिम समाज को दे, इसके लिए आप काम करें, ये पवार साहब से कहा गया था। मैं खुद उसका गवाहदार हूँ और पवार साहब ने भी कहा था कि इस बारे में हम सोचेंगे, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी और किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी। ये बहुत दुखद है। निश्चित रूप से समाज में गलत मैसेज गया है और इसका इफेक्ट आने वाले विधानसभा पे और बाकी जो चुनाव आने वाले हैं उन सब पर होगा, क्योंकि हम सिर्फ वोट दे रहे हैं, कहीं पर भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारे मुद्दों की बात नहीं है। निश्चित रूप से सरकार को बदलना है, केंद्र की सरकार को बदलना है, लेकिन सभी समाज को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। और जो भी नेता है, चाहे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के बड़े नेता हो, ये उनका फ़र्ज़ है। समाज से मांग आने के पहले ही इनका प्लानिंग होना चाहिए कि हर समाज को रिप्रेजेंटेशन देना है तो वे कहाँ से किसको दे सकते हैं। उन सब ने ये सोचना चाहिए था कि 48 सीटों में कहाँ कहाँ पे मुस्लिम समुदाय को हिस्सेदारी दी सकती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं है। ये उनकी गलत धारणा है, गलत नीति है, जिससे निश्चित रूप से समाज पे इसका गलत मैसेज गया है। उनको इसे सुधारना चाहिए और जितना जल्दी हो सकता है ये बताना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि ये समाज भी हमारे साथ में है और निश्चित रूप से है, लेकिन इस समाज को भी हम सिर्फ छोड़ने वाले नहीं हैं, जैसे बीजेपी ने छोड़ दिया है कि बिल्कुल इसको टिकट नहीं देना, इसका नाम नहीं लेना, इसकी बात नहीं करना। ये बात इन पार्टियों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष जब कहती है तो इनका धर्मनिरपेक्षपना दिखना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इसलिए सभी पार्टी के नेताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें और सभी जगह हिस्सेदारी
जैसे हर समाज के होते रहे हैं आप लोग, बिल्कुल देनी चाहिए। तो मुस्लिम समाज को भी आपने हिस्सेदारी देनी चाहिए। जहां बड़ी संख्या में समाज रहता है, आपकी पार्टी का फर्ज है, आप अपनी ताकत लगाइए, सब पार्टियां मिलकर बताइए कि बिल्कुल ये समाज को भी हम देते हैं, इनको भी चुन के लाएंगे। ना सिर्फ टिकट देना, बल्कि चुन के लाना भी काम है। लाखों की तादाद में हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पे हमारे लोग हैं, हम बिना किसी शर्त के, कंडीशन पे आपको लाखों वोट दे रहे हैं। तो जिनको वोट दे रहे हैं वो उम्मीदवार, उनके समाज के उम्मीदवार, वो पार्टियों का भी कर्तव्य बनता है कि हाँ, आप अपने साथ में मुस्लिम समाज को भी हिस्सेदारी दें, अपने साथ चुना कर लाए। तभी ये देश में सर्वधर्म संभाव होगा, निश्चित रूप से होगा, और जो संविधान कहता है वो संविधान का सही में पालन होगा। अच्छा, ये बताइए, आप पिछले काफ़ी अरसों से सामाजिक कार्य में निरंतर सक्रिय है। आपने, चाहे वो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल हो या अल्पसंख्यक कमीशन जो रहता, माइनॉरिटी कमीशन वो हो, ये सब में आपने अग्रिम पंक्ति में रह के कई बार मोर्चाबद्ध होकर आपने कार्य किया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अभी पिछले वक्त आपने सार्टी बार्टी की तर्ज पर सरकार से मांग भी की थी कि समाज को, विशेषकर मुस्लिम ही नहीं, अल्पसंख्यक समाज में जितने भी वर्ग आते हैं उन सभी को इसमें भी हिस्सेदारी होना चाहिए, ऐसी कोई स्कीम योजना चलानी चाहिए कि ये भी समाज में गरीब तबका है काफ़ी इसमें, तो उनको भी इनकरेज होना चाहिए और सामने लाना चाहिए। तो ये बताइए, ऐसे टाइम पे वो तो मांग आपकी पूरी नहीं हुई अब तक के, जबकि 2.5 साल तक के यहाँ पे महा विकास अघाड़ी की सरकार भी रही है। आपने ये भी मांग किया था कि 5% जो मुस्लिम आरक्षण जो दिया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी, जिसको अनुमति दी है, वो भी लागू नहीं हुआ। आपने करते रहे अपने तरीके से, लेकिन जो आरिफ नसीम खान ने जो अभी जो स्टेप जो उठाया है, प्रचार में नहीं करूंगा, प्रचार समिति, तो इससे के कांग्रेस हो गया या महाविकास अघाड़ी हो गया, इनको जो मत जो जाते थे मुस्लिम समाज के, क्या इसको कुछ प्रभावित होंगे ये? जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित होगा। कम से कम वोट देने के ऊपर जरूर कुछ परसेंट उसका असर पड़ेगा। समाज निश्चित रूप से अब सोच रहा है। पहले समाज ने मन बनाया था कि बिल्कुल आघाड़ी के साथ जाना है, इन्हीं को वोट देना है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हमारे विरोध में रही है, उन विरोधियों से समाज, उन नीतियों के कारण समाज निराश है कि भाई केंद्र सरकार हमारे खिलाफ मुहिम करती है, हमको कुछ दे नहीं रही है, और जो भी छोटे मोटे हमारे साथ में हैं वो छीन रहे हैं, उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से समाज ने मन बनाया था, लेकिन एक विश्वास था कि जब महाविकास आघाड़ी हमें भी देगी, हमें हिस्सेदारी देगी, हमारी बातों को ध्यान में सुनेगी, हमारे जो प्रॉब्लम है उसको हल करने का प्रयास करेगी। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जब जब महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल की सरकार रही, तो उन्होंने भी हमारे साथ में न्याय नहीं किया है। ये समाज अब सोच रहा है कि जब फडणवीस सरकार ने, हाईकोर्ट ने बोलने के बाद भी उस मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया था, उसके बाद जब आघाड़ी की 2.5 साल की सरकार बनती है, तो उस समय आपने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? जिस तरह से मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद में आपने, आपकी सरकार ने वहां पर सारथी संस्था बनाई, पार्टी ऑलरेडी काम कर रहा है, महाज्योति काम कर रहा है, तो आपने मुस्लिम समाज को अगर आरक्षण नहीं मिल पाया किसी कारण से, फडणवीस जी ने नहीं दिया, तो आप अपने कार्यकाल में उसी प्रकार की मांग के अनुसार, मुस्लिम समाज की मांग के अनुसार मार्टी बना सकते थे। आपने वो अल्पसंख्यक संस्था जो है, संशोधन प्रशिक्षण संस्था नहीं बनाई। आपने गरीब लोगों के लिए, SC ST OBC को स्वाधार योजना आप चलाते हैं। मुस्लिम समाज का गरीब तबका पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, आप उसको स्वाधार योजना ला सकते थे, आपने नहीं लाया है। और भी जो स्कीमें हैं, मौलाना आज़ाद महामंडल करीब करीब बन के पड़ा है, वहाँ पर कभी अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, वहाँ का अध्यक्ष अपॉइंट नहीं किया गया है। आपने जिस प्रकार की वहाँ योजनाएं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अदर महामंडलों के अंदर में ब्याज परतावा होता है, गारंटी नहीं रहती है। यहाँ पर आप गारंटी मांगते हैं, ब्याज लगाते हैं। जो समाज झोपड़पट्टी में रहता है, स्लम में रहता है, अशिक्षित है, उसके लिए आप अदर महामंडल की तरह योजना क्यों नहीं चलाते हैं? क्यों नहीं फंड होता है? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ दिखावा होता है कि हाँ, हम ये समाज पे ध्यान दे रहे हैं, ये समाज के वोट आपको चाहिए, ये समाज की बात आप करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी है। हज हाउस के आप देखिए, ट्रेनिंग के कार्यक्रम देखिए। अरे साहब, सबसे बुरी बात तो ये है कि जो हज हाउस के अंदर में जो लोग हज को जाते हैं, उनका ट्रेनिंग कैंप होता है, वहाँ जो सामाजिक लोग काम करते हैं, अपने तरफ से काम करते हैं, उसको कोई भी फंडिंग नहीं मिलती है। हज कमेटी के अध्यक्ष भी एक बार बार मुझसे कह चुके कि बारिश सर, ये प्रॉब्लम है। मैंने भी उस पर ध्यान दिया है कि आप बताइए, जो लोग जा रहे हैं उनको कार्यक्रम लेना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, सोशल काम है, वो सोशल काम के लिए भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ दिखावा होता है कि हम ये समाज को ध्यान दे रहे हैं, रियलिटी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी का ये कर्तव्य है कि आप सिर्फ बात न करें, ग्राउंड लेवल पर काम भी दिखाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा कि अभी लोकसभा का जो चुनाव तो चल रहा है, और अभी से ही कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे, जैसा नागपुर की हम बात कर लिया जाए, तो विधानसभा की भी सुगबुगाहट लोगों में है, नेताओं में खास करके है, और वो अपने अपने तरीके से मोर्चाबंदी
करना चालू हो गए। तो जो हालात जो चल रहे हैं, आप जैसा कहा कि मुस्लिम वोटर्स को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है, केवल मुस्लिम वोट जो है एक प्रकार के जैसा बंधुआ मजदूर बन के रह गए हैं। तो आपके जो पार्टी जो संगठन है यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद जो है कि आगामी विधानसभा को कुछ साधेंगी, कुछ अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे, कुछ ऐसा इलेक्शन में उतरने का, या कुछ ऐसा कुछ है आपका आइडिया? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, क्या होता है, जैसे एक बहुत कहावत है पुरानी कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमें और हमारे समाज को बहुत दुख हुआ है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है हम उसे भूल नहीं सकते हैं। इसलिए आने वाले जो भी इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के हो चाहे नगर पालिका के हो, हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि मुस्लिम समाज को उसकी हिस्सेदारी मिली। और जहाँ जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिमों की अच्छी तादाद है, हम अन्य समविचारी लोगों के साथ, समविचारी दलों के साथ में मिला के संगठन बनाएंगे। और ये बड़ी पार्टियां हमें हिस्सेदारी दे ना दे, अगर ये नहीं देती है तो हम अपने लोग खड़े करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे और निश्चित रूप से हमें अपना जो हिस्सा है वो मिलाने का कोशिश करेंगे। ये हर बार होता है, न सिर्फ इलेक्शन में बल्कि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी होते हैं। जो बड़ा दल होता है, जो बड़ा आदमी होता है, जो प्रभाव रखता है, वो फायदे लाट लेता है और कमज़ोर लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से हम इस बार इलेक्शन होते ही अभी से हमने अपने काम को शुरुआत कर दी है। हम अपने क्षेत्रों पर अपने लोगों को जन जागृति कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और हमें हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में और उसी तरह से ये राजनीतिक क्षेत्र में भी हिस्सेदारी चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं चलेगा कि इसको टिकट दे देंगे, उसको दे देंगे, आपको अगले बार दे देंगे। ये लॉलीपॉप की बात नहीं है। नसीम जी ने जैसे कहा था, वो नसीम जी की बात अकेले की नहीं थी, वो समाज की बात थी। लेकिन आदरणीय खड़गे जी ने उसको अलग रूप से ले लिया कि नसीम जी को बाद राज्यसभा दे देंगे, विधानसभा। ये बात नहीं है, उनको क्या देंगे सवाल नहीं, सवाल समाज का है। उसी तरह से विधानसभा के अंदर में सिर्फ एक दो नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम 17% हैं, सरकार 15% बोले, जितनी भी सीटें हैं उसकी 15% सीटें मुस्लिम समाज को आपको देनी पड़ेगी। आप नहीं देंगे तो हम अलग संगठनों के साथ मिलकर बाकी संगठनों के साथ में छीनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। ये संविधान भी कहता है, ये हमारे बड़े नेताओं ने भी की है और निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे। तो ये थे मेरे साथ पूर्व प्राचार्य डॉक्टर असलम बारी साहब, जो कि यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद के मुख्य संयोजक भी है। उनने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद जो है ये आप किसी से समझौता नहीं करेंगी। जो माइनॉरिटी की बात करेगा, जो अल्पसंख्यक हितों की बात करेगा, इनका संगठन उसी के तरफ जाएगा, उसी के तरफ रुजू होएगा। तो अब मैं अपने कैमरामैन के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र,